हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि आज से जो है आपका यानी कि एनसीईआरटी सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपके साथ में एनसीईआरटी सीरीज जो है डिस्कस करूंगी, यानी कि 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटी जो है हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्लास 6 का एनसीईआरटी क्लास 6 का, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 करके पहले क्लास 6 करेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11 और फिर 12, यानी कि एनसीईआरटी टोटल जो है आपको यानी कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी जो हम लोग साथ में साझा करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आपकी सेशन रहेगी ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहेगी। कैसी रहेगी तो मैं आपको बता दूं कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ये सीरीज जो है आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगी। एक एक करके सारा चीजें यानी हम लोग इसमें चैप्टर वाइज भी देखेंगे, यानी कि क्लास 6 का मैं आज आपको एनसीईआरटी का कवर कराने वाली हूँ सारा, यानी कि साइंस का, ठीक है। जो कि आपको मैं बता दूं कि चाहे वो आप बीपीएससी टीआरई 40 के लिए आप तैयारी कर रहे हो या आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी कि जितने भी आप जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं इससे बाहर आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी का जो है काफी रोल होता है। अगर आपको कॉम्पिटिशन्स निकालनी है तो अभी जो आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, यानी कि आज जो क्लासेस होगी आपकी यानी कि 6 क्लास की होगी, है ना। चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आप लोग अगर सेशन पसंद आएगी तो क्या करना है, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा तत्व है, पोषक तत्व है जो आपको दूध में यानी कि मिल्क में, दूध यानी कि मिल्क की बात कर रहा है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ये चीज याद रखिएगा, दूध में जो है दूध में याद रखना है कि पहली चीजें फाइबर दूध में नहीं होता है। क्या दूध में फाइबर नहीं पाया जाता है। और दूसरी चीज याद रखना है कि दूध में क्या आयरन नहीं पाया जाता है और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये एकदम से याद रख लीजिएगा, या कहीं से भी पूछ देगा कि क्या फाइबर दूध में पाया जाता है तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। पहली चीज आपको रखनी है क्या कि फाइबर जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है। सेकेंड नंबर आपको याद रखना है कि इसमें विटामिन जो है विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है, फाइबर भी नहीं पाया जाता है। और थर्ड में याद रखिएगा कि आयरन जो है आयरन भी क्या इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि तीनों चीजें आपको दूध में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन दूध में पाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। कैल्शियम आपको पता है कि दूध में जो है कैल्शियम काफी मात्रा में मिलती है, ठीक है। और कैल्शियम क्या करती है, हड्डी को मजबूत करने का काम करती है। क्या हड्डियों को जो है हड्डियों को क्या करती है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है, मजबूत करती है। यानी हड्डियां हमारी किससे मजबूत होती है, कैल्शियम से। और कैल्शियम सबसे ज्यादा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
ठीक है, नहीं वहां पे लिखना। चलिए चलिए ये अब नहीं आएगा ये। चलिए तो क्या था कि दूध में याद रखिएगा, दूध में जो है 3 चीजें नहीं पाई जाती है। क्या? फाइबर, फाइबर नहीं होता है। सेकेंड नंबर याद रखिएगा, विटामिन सी भी नहीं होता है। 3 नंबर याद रखना है क्या? कि आपको आयरन जो होता है, आयरन भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे कैल्शियम सबसे ज्यादा दूध में होता है, जो कि आपको क्या करता है? हड्डी को मजबूत करने का काम करता है। तीसरी चीज याद रखिएगा, प्रोटीन जो होता है उसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। याद रखिएगा, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन इसमें क्या है? तो याद रखना है ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, लेकिन कोशिका का निर्माण करने में क्या करता है? ये मदद करता है, यानी कि कोशिका को निर्मित करता है। या अगर कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है तो उसको रिपेयर करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेल के निर्माण में, किसमें? सेल के निर्माण में किसका काम होता है? प्रोटीन का होता है। थर्ड नंबर याद रखिएगा कि क्षतिग्रस्त, क्या? क्षतिग्रस्त होने पे रिपेयर का काम करता है। किसका? रिपेयर का काम करता है, यानी कि यदि कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको क्या करता है? प्रोटीन रिपेयर करता है ना, ठीक करने का काम करता है। इसमें आपको ऊर्जा नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। विटामिन सी को जो है, विटामिन सी को ताप संवेदी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि विटामिन सी जो है इंपॉर्टेंट है, एकदम से लिख लीजिएगा कि विटामिन सी जो होता है इसको क्या है? इसको बोलते हैं ताप, ताप संवेदी, ताप संवेदी। अब ताप संवेदी क्या होता है मैडम? है ना, क्वेश्चन आया होगा मन में कि भाई ताप संवेदी क्या होता है? ताप संवेदी यानी किसको बोलते हैं? विटामिन सी को ताप संवेदी भी कहा जाता है। ताप संवेदी का मतलब होता है कि विटामिन सी का क्या ऐसा विटामिन जो क्या होता है? गर्म करने पे नष्ट हो जाए, है ना, उसको बोलेंगे ताप संवेदी, है ना। यानी विटामिन सी जो होता है अगर इसको गर्म करिएगा तो ये विटामिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ताप संवेदी। यदि कोई भी अगर हम विटामिन को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या है? विटामिन सी क्या है? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये अभी भी नहीं हटेगा। चलिए तो ये अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से अलग है? इसमें बताना है आपको। मैंने अभी बताया कि प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन ऊर्जा का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या यहां से चीजें याद रखना है कि ऊर्जा का निर्माण नहीं करेगा और ये सेल निर्माण में काम करता है। ठीक है, किसमें? सेल निर्माण में काम करता है। और सबसे बड़ी जो कोशिका है किसमें होती है? सबसे बड़ी कोशिका याद रखिएगा, सबसे छोटी जो है माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका सुतुर के मुर्गा के अंडे में होती है।
ठीक है। अगर मानव की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, आपको अंडाणु में होगी, या सबसे छोटी शुक्राणु में होगी, या स्पर्म में होगी, है ना, बड़ी ओवम में होगी। ये चीज याद रखना है, ठीक है। और सेल की अगर बात करें तो सेल क्या है, इसमें सारे कोशिका के अंग जो है आपको सेल यानी कि कोशिका झिल्ली में ही होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, यानी कि जब मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। बस याद ये रखना कि प्रोटीन जो है कोशिका के निर्माण में काम करता है। और तीसरी चीज आपको रखना है कि अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है कोशिका तो उसका रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन का होता है। अब देखते हैं इसमें कौन सा जो है अलग है चीजें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए मटर, ग्राम, सोयाबीन, पनीर, ठीक है। तो यहां से चीजें समझिए कि मटर, ग्राम, सोयाबीन जो है ये आपको तीनों क्या है, ये तीनों प्लांट से प्राप्त किए जा सकते हैं ना, पौधे से, मटर भी, ग्राम भी, सोयाबीन भी। और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में। कितना, यानी कि लगभग 43% जो है परसेंट आपको सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और इससे भी ज्यादा आपको किसमें पाई जाती है, तो शैवाल में। ये चीजें याद रखिएगा। तो चलिए, प्रोटीन का आपको मैंने बता दिया, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, सेल का निर्माण करता है। अगर यदि कोई भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम भी किसका होता है, प्रोटीन का ही होता है ना। तो ये चीज याद रखिए। यहां से देखिए मटर, ग्राम, और सोयाबीन, ये तीनों जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है, प्लांट से, है ना, किससे, प्लांट से, पौधे से। लेकिन पनीर जो है ये तीनों में से ये क्या है, एक चौथा अलग है। पनीर जो है आपको किससे प्राप्त होगा, एनिमल से, है ना, किससे, एनिमल से। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा स्रोत जो है अलग है। तो याद रखिएगा पनीर अलग है, क्योंकि आपको पता है पनीर दूध से बनता है, तो दूध यानी कि गाय यानी कि एनिमल, और तीनों जो है प्लांट से होंगे, ठीक है, पेड़ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है ना। चलिए देखिए, साबुत अनाज, साबुत दालें, फल और सब्जियां, दूध। कौन सा जो है फाइबर जो आपको नहीं, फाइबर दो तरह का होता है, कितना याद रखिएगा, फाइबर जो है, फाइबर दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आपको नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। यानी एक होता है आपको प्राकृतिक होता है, और दूसरा होता है कृत्रिम होता है ना यानी कि आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपको रेशम, ऊन, जूट, ये सारे किस में हो जाएंगे, नेचुरल यानी कि फाइबर में आते हैं। क्या हो जाएगा, रेशम, ऊन, जूट, है ना, ये चीजें याद रखिएगा। इसमें आपको नायलॉन वगैरह आ जाएगा, क्या, नायलॉन, पॉलिस्टर, है ना। तो ये जो है खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। साबुत अनाज, साबुत दाने, फल और सब्जी क्या हो जाएगा, इसका दूध हो जाएगा। चीज याद रखिएगा। और दूध में क्या है, तो पहली चीज याद रखना है कि इसमें विटामिन जो है, विटामिन सी नहीं होता है, इसमें फाइबर नहीं होते हैं, भी याद रखिएगा। तीसरी चीज आयरन भी नहीं होता है, ठीक है। या आपको एकदम से इसको याद रख लीजिएगा कि दूध में फाइबर नहीं होता है, आयरन नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी को ताप संवेदी के नाम से जानते हैं। ताप संवेदी का मतलब होता है ऐसा विटामिन जिसको गर्म करने पे नष्ट हो जाए, ठीक है। विटामिन सी की कमी से जो है क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा। यानी इसका सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है,
मसूड़ों से खून का आना, ये आपको किसका लक्षण है? तो याद रखिएगा विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सी, यानी डिफिशियंसी की बात हो रही है, डिफिशियंसी की यानी कि कमी की बात हो रही है। ठीक है, तो यह कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और इसका सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा इसका लक्षण है आपको मसूड़ों से खून का आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? रेशा का मतलब होता है क्या? फाइबर होता है। क्या? फाइबर होता है, याद रखिएगा रेशा का इंग्लिश होता है फाइबर। तो इसमें पूछ रहा है, ठीक है, कि प्राकृतिक रेशा जो है रेशा नहीं, यानी कि नेचुरल फाइबर नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे ये पूछ रहा है कि नेचुरल फाइबर नहीं है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी 6 का सारे क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू कर रहे हैं। ये चीज याद रख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको 6 क्लास की है। ठीक है, चलिए कपास, जूट, नायलॉन, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपसे बोला कि फाइबर जो होता है दो टाइप का होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, है ना। तो नेचुरल क्या हो जाएंगे? नेचुरल में आपको कपास, जूट, रेशम, ऊन, ये सारे किस में है? आपको फाइबर में जो है, यानी कि नेचुरल में जो है, याद रखिएगा नेचुरल में जो है याद रखना है क्या चीज? जा चलिए अब देखिए नेचुरल जो है नेचुरल फाइबर जो है आपको याद रखिएगा, इसमें कपास, जूट, पूछ सकता है इसमें से कुछ भी, है ना, ऊन, ये सारे जो है आपको क्या है? नेचुरल फाइबर है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा था कि कौन है जो नेचुरल फाइबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपको? नायलॉन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि नायलॉन जो होता है ये क्या है? आर्टिफिशियल, यानी कि ये नेचुरल फाइबर नहीं है। ठीक है, ये आपको नेचुरल फाइबर जो है नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या है? तो आर्टिफिशियल आपको फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उसका आंसर नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा उसको। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक, है ना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसे जो है खाद्य पदार्थ है, उपरोक्त में से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, है ना, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक। आपको पता है कि आयोडीन युक्त नमक जो होता है, यानी कि उसको साधारण नमक बोल सकते हैं, क्या? NaCl जिसको बोलते हैं। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्या होता है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन है ना, आयोडीन की कमी से याद रखिएगा कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर होता है, याद रखिएगा। यानी कि घेंगा रोग क्या होता है? घेंगा रोग देखिए गले में इतना बड़ा सा ना ऐसे लटक जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। इस कैसे होता है? अगर आप नमक कम लेते हैं भोजन में तो इससे क्या होता है? ग्वाइटर निकल जाता है, यानी कि यहाँ पे गले पे इतना बड़ा सा जो है लटक जाएगा ना, उसको बोलते हैं घेंगा। नमक की कमी से घेंगा रोग होता है, याद रखिए, यानी कि जिसको ग्वाइटर बोलते हैं। अब देखिए कौन ऐसा खाद्य पदार्थ है जो है ऊर्जा देती है? तो आपको गेहूं और घी है ना हो जाएगा, लेकिन थर्ड नंबर नहीं, यानी कि एक और दो है ना, एक और दो, इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, है ना। यानी कि गेहूं से भी आपको ऊर्जा मिलेगी, घी से भी आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन आयोडीन युक्त नमक से ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये चीज याद रखना है। पालक जो है इसमें ऊर्जा नहीं, इसमें विटामिन मिलता है। और आपको बता दें कि पालक में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऐसे आपको अगर बता दें तो विटामिन, इसमें विटामिन B6 भी होता है ना, याद रखिएगा। विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और विटामिन B6 भी इसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा पालक में विटामिन पाया जाता है, कौन? विटामिन ए, है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा बताइए तो कि दूध का मिठास किस कारण से होता है? यानी दूध में जो मिठास होता है किस कारणवश होता है, किस कारण से होता है? तो लैक्टोज के कारण होता है, याद रखिएगा। यानी कि दूध का मीठा होना याद रखिएगा कि दूध में जो है दूध का मीठा होना जो है, मीठा होना किसका कारण है? तो यानी दूध में जो मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण होती है। किसके कारण? लैक्टोज के कारण होती है। और सबसे ज्यादा किसका दूध मीठा होता है? तो मदर मिल्क का। किसका? मदर मिल्क का जो होता है सबसे ज्यादा दूध मीठा होता है। ये किसका? मदर मिल्क का, है ना। यानी कि माँ के दूध का सबसे ज्यादा क्या होता है? माँ के दूध में मिठास होती है। तो दूध का मीठा होना किस कारण से? लैक्टोज के कारण से, याद रखिएगा। ये एकदम से पूछता है, ठीक है, कि दूध का मीठा जो है किस कारण से होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज आपको स्टार्च दे देगा तो क्या मारिएगा? लैक्टोज मारिएगा, ठीक है। लैक्टोज के कारण ही दूध का मीठा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। ये रहा, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। बकरी, मनुष्य, चील, तिलचट्टा। उपरोक्त में से कौन से जानवर सर्वाहारी का जोड़ा बनाते हैं? सर्वाहारी का मतलब होता है ऐसे मनुष्य या जानवर जो आपको वेज और नॉनवेज दोनों खाते हो, यानी कि दोनों का भोजन ग्रहण करते हो। यानी सर्वाहारी मतलब क्या होता है? मांस भी और आपको सब्जी वगैरह भी खाते हो, ठीक है। अब यहां से देखिए बकरी जो है, बकरी क्या मांस खाती है? बकरी जो है ये बोल रहा है जो दोनों, यानी कि मांस भी खाते हैं और सब्जी वगैरह भी खाते हैं, यानी वेज भी, नॉन वेज और वेज। जैसे आप पे में से बहुत सारे होंगे जो क्या प्योर वेजिटेरियन होंगे या फिर प्योर नॉन वेजियन होंगे, है ना। और उस बहुत सारे ऐसे होंगे जो वेज और नॉनवेज दोनों खाते। जैसे मैं वेज भी खाती हूँ, नॉनवेज भी खाती हूँ, तो मैं क्या हो गई? मैं सर्वाहारी हो गई, है ना। यानी मनुष्य क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। मनुष्य में कुछ क्या होते हैं जो वेज खाते हैं, कुछ क्या होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन बहुत सारे नॉनवेज और वेज दोनों खाते हैं, यानी मनुष्य सर्वाहारी होते हैं। ये याद रखिएगा। यानी कि बकरी क्या खाएगी? बकरी जब भी खाएगी तो घास खाएगी ना,
घास खाएगी बकरी, मांस खाती है क्या बकरी? नहीं खाती है। कभी देखा आपने बकरी को मांस खाते हुए? नहीं देखा होगा, है ना, वो चीजें। अब मनुष्य की अगर बात की जाए तो मनुष्य क्या है? आपको मनुष्य वेज और नॉनवेज दोनों है, यानी कि ये घास फूस भी, यानी घास फूस का मतलब है सब्जी वगैरह भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी कि मनुष्य सर्वाहारी हो गए। अब यहाँ बात करते हैं चील की, है ना। तो चील जो है, चील जब भी खाएगा तो क्या खाएगा? मांस खाएगा ना। चील को क्या आपने देखा है घास खाते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो चील मांस खाता है, ठीक है। तो ये चीजें हुई कि चील जो है जब भी खाएगा क्या खाएगा? चील मांस खाएगा, है ना। यहां से देखिए बकरी जो है जब भी खाएगी क्या खाएगी? घास खाएगी, है ना। उसके बाद से चलिए उसके बाद से याद रखिएगा कि मनुष्य जो है, मनुष्य क्या है? मनुष्य आपको सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं ना, यानी कि मांस भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं ना, याद रखिएगा। तीसरी चीज है चील। चील जब भी खाएगा क्या खाएगा? मांस खाएगा, है ना। क्या खाएगा? मांस खाएगा, घास नहीं खा सकता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे तिल चट्टा। तिल चट्टा जो है, तिल चट्टा आपको क्या होता है? तिल चट्टा, तिल चट्टा क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि तिलचट्टा और मनुष्य जो है ये दोनों क्या है? सर्वाहारी है। यानी कि क्या हो जाएगा? बी, इसका बी और डी, है ना। बी और डी देखिए, यानी कि यहाँ पे एक, इसको 2 कर लीजिएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? 2 और 4, 2 और 4 है, कहीं भी देखिए 2 और 4 नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, नन हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। यहां तक आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मधुमक्खी से शहद बनाती है ना। और आपको पता है कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि यदि आप खाने में, भोजन में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं और आपको विटामिन्स ले रहे हैं, खनिज तत्व ले रहे हैं, तो यानी मतलब कि आप संतुलित भोजन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज तत्व अपने आहार में, भोजन में अगर आप ले रहे हो, यानी मतलब है कि आप क्या है? आप जो है संतुलित भोजन कर रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी कहती है और आपको भी ये चीजें पता रहना चाहिए कि संतुलित भोजन किसको कहेंगे, ठीक है। जिसमें आपको क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पूछ सकता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना, वसा, प्रोटीन, उसके बाद से आपको विटामिन, विटामिन, फिर उसके बाद से खनिज तत्व, खनिज तत्व, ये सारे अगर आप ले रहे हैं मतलब कि आप संतुलित आहार ले रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं, ये चीजें याद रखिएगा। मधुमक्खी से शहद बनाती है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा, नहीं तो याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा कि कपास जो होती है, आपसे पूछ सकता है कि कपास क्या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो याद रखिएगा कपास जो होती है कार्बोहाइड्रेट होती है, ये रासायनिक दृष्टिकोण से, ठीक है। याद रखिएगा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, है ना, क्या? कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा किसके दृष्टिकोण से? तो रासायनिक दृष्टिकोण से याद रखना है। और
रेशम और जूट जो होती है, रासायनिक दृष्टिकोण से याद रखना है कि क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये भी चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि जूट आपको, जूट या रेशम जो होगा वो रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होंगे, प्रोटीन होगा। एग्जाम में ये पूछा हुआ है ना, पूछता भी है कि जूट जो है क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, क्या होगा। तो याद रखिए कपास जो है हमेशा कार्बोहाइड्रेट होंगे। रासायनिक दृष्टिकोण से जूट और रेशम क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये चीजें यहाँ पे याद रखिएगा। मधुमक्खी से शहद बनाती है, परागण, पंखुड़ी, मकरंद, कली, है ना। आपको पता है कि मधुमक्खी जो है फूल से जो है आपको बनाती है, यानी कि मकरंद से, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब पूछता भी है कि मधुमक्खी जो होती है अपना शहद किससे बनाती है, तो मकरंद से बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। VVI है ना, पूछता है ये हर एक एग्जाम में। और जितना मैं आपको, यानी कि ये जो सीरीज NCERT सीरीज है इसको पूरा आपको कवर कर लेना है, जितना मैं बताऊंगी, यानी कि दैट इज इनफ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। याद रखिएगा, इसके बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन में प्रयोग नहीं किया जाता है। केले का ऐसा कौन सा भाग्य है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो हम लोग खाने में यानी खा नहीं सकते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फूल, फल, तना। आपको पता है कि केले का फूल भी जो है इंसान भोजन के रूप में लेता है और प्रयोग करता है, फल भी खाता है, तने का भी होता है, लेकिन जड़ का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जड़ यानी कि रूट, है ना, रूट याद रखिएगा। बाकी सारे जो है केले का पार्ट जो है यूज में आ जाता है। चलिए, कार के फ्रंट ग्लास, है ना, कार के फ्रंट ग्लास यानी कि विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, सभी। पारभासी, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखाई देना, साफ साफ, है ना। पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि साफ साफ दिखाई देना, इस छोर से उस छोर, यानी कि इधर से उधर, है ना, आर पार साफ साफ दिखाई देने को क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। और अपारदर्शी का मतलब होता है इस पार से उस पार आप नहीं देख सकते हैं, ना, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर पे देखने में क्या है, दिखाई नहीं देगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। पारभासी का मतलब होता है यानी कि आपको देख तो सकते हैं आप, है ना, यानी कि एक से दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा, है ना, यानी कि आर से पार, यानी इससे उस पार देखना है, तो यानी कि पारदर्शी का मतलब होता है एक से दूसरी जगह साफ साफ दिखाई देना, और अपारदर्शी का मतलब होता है कि साफ साफ दिखाई नहीं देना, यानी एक छोर से दूसरे छोर आप नहीं देख सकते हैं, ना, इस पार से उस पार आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से पारभासी का मतलब क्या होता है, देख सकते हैं लेकिन धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कार के फ्रंट ग्लास विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार का सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अपारदर्शी, है ना, नहीं पारदर्शी, क्या हो जाएगा इसका, पारदर्शी, पारदर्शी। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, कार का रहेगा तभी तो आप इस पार से उस पार देख सकते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। यानी कि कार के विंड जो है आपको ग्लास, फ्रंट ग्लास को में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पारदर्शी का। ये चीजें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे।
निस्पंदन यानी कि अलग करने की विधि, है ना। पानी में तेल, है ना। आप मानिए निस्पंदन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पे चाय से चायपत्ती को छानते हैं, है ना, तो इसी रूप से चायपत्ती क्या होती है, छन जाती है। लेकिन आप बताइए पहले पानी में अगर तेल को डालिएगा, पानी है एक गिलास ले लीजिए, उसमें अगर तेल डालिए तो क्या आप तेल को छान पाइएगा, नहीं छान पाइएगा, है ना। पानी में नमक को डालिएगा तो क्या छान पाइएगा, नमक को घुल जाएगा ना, हाँ, नहीं छान पाइएगा। दूध में पानी को डालिएगा तो भी क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, बन जाएगा, इसको भी आप नहीं छान सकते हैं। लेकिन दूध में कॉर्नफ्लेक्स रहेगा तो ये आसानी से छन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा ना, दूध में कॉर्नफ्लेक्स, है ना। यानी कि चाय से चायपत्ती का अलग होना निस्पंदन विधि कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए डंडल जो है, डंडल के बदले में अनाज को बंडल होगा, यहाँ पे बंडल के जो है डंडले में अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग होगी। हाथ से चुनना यानी कि डंडल है ये, है ना, क्या है ये, डंडल है, क्या ये डंडल है। और इसमें बंडल यानी कि अनाज का बंडल रखना है ना, बंडल है, इसमें ये मान लीजिए डंडल है ना। अब कोई डंडल में से कोई डंडल है, उसमें से फल को अलग करिए। जैसे मान लीजिए केला है, केला आप देखे होंगे, तो केला क्या है, डंडल में से अलग करने की विधि क्या कहलाएगी, थ्रेसिंग कहलाएगी, है ना, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ ये क्या है, ये डंडल है, इसमें चावल का बंडल रखा हुआ है ना, क्या है, चावल का बंडल रखा हुआ है। तो आपको ये डंडल में से ये बंडल चावल को अलग कैसे किया जा सकता है, क्या हाथ से चुन के, नहीं ना, हैंड पिकिंग नहीं होगा, है ना, फटकना, विनोइंग नहीं, यानी कि हाथ से फटक के क्या आप अलग कर सकते हैं। यानी कि डंडल में से फल को अलग करना, है ना, छानना, क्या आप छान सकते हैं, स्विंग नहीं, थ्रेसिंग, याद रखिएगा किसी भी डंडल में से फल को अलग किसकी विधि के द्वारा किया जाता है, तो थ्रेसिंग से, है ना, किससे, थ्रेसिंग से, इसका डी हो जाएगा। यानी कि डंडल में से अनाज को चावल को अलग करना है तो कौन सी विधि होगी, थ्रेसिंग होगी। ठीक है, याद रखिएगा थ्रेसिंग से ही अलग होगा। चलिए, अपने घर में मक्खन और मलाई से घी बनाते हुए तो देखा होगा आपने, है ना। घी को अवशेष से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, वाष्पीकरण, निस्तारण, निस्पंदन, मंथन। अपने घर में जो है मक्खन और घी से जो है, मक्खन और मलाई से घी बनाया होगा, मक्खन और मलाई से आप घी बनाया होगा, देखा होगा अपने नानी दादी को कि मक्खन है या घी है, उसको ऐसे से मथ के, ना, ऐसे से देखते होंगे कितना बड़ा भगोना रहता होगा बर्तन, है ना, और उसमें क्या है, कितना बड़ा जो होता है ना, उसको घोटने वाला जो बोलते हैं ना, तो ऐसे से मथते हुए आपने देखा होगा, इसको मंथन बोलते हैं। ठीक है, मंथन विधि से ही अलग हो सकता है। या फिर आप पे मक्खन और मलाई से घी कैसे बनेगा, मंथन कहलाएगा ना। इस विधि को क्या कहेंगे, किस विधि के द्वारा होता है, घी से आपको मक्खन और मलाई से घी बनना मंथन, है ना, ऐसे मथ के। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, वाष्पीकरण नहीं, निस्पंदन नहीं, निस्तारण नहीं। ठीक है, वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, यानी कि द्रव चीजें, लिक्विड चीजें गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस विधि को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे। आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये 6th क्लास की है। ठीक है, यानी कि
या पदार्थ की अवस्थाएं जब मैं बताऊंगी आपको, तो उसमें चीजें बताएंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, ठोसीकरण क्या होता है ना, उधर वे पातन क्या होता है, ये चीजें, यानी कि ठोस से द्रव में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, द्रव से गैस बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये आपको आगे की क्लास में मिलेगी, क्योंकि ये क्लास का जो है आपको 6 का है, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, डी इसका आंसर हो जाएगा। एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे, है ना, भरे एक गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। ये बोल रहे हैं कि एक गिलास पानी है, देखिए ये क्या है, एक गिलास पानी है, इसमें एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे, एक गिलास इसमें आधा पानी भरा हुआ है ना, इसमें क्या है, आधा पानी भरा हुआ है। एक शिक्षक है यानी कि एक टीचर है, इन्होंने एक ग्लास लिया, उसमें आधा पानी भरा और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट को घोल दिया। इसमें इन्होंने क्या किया, कॉपर क्या है, इन्होंने कॉपर सल्फेट, यहां देखिए ये जो है थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट को घोल दिया। एक गिलास पानी लिया, एक गिलास लिया, उसमें आधा पानी इन्होंने रखा और उसमें क्या किया, इन्होंने कॉपर सल्फेट को घोल दिया। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, यानी कि CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, ये क्या है आपको, कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा, है ना। एक गिलास है, इसमें आधा पानी है, इसमें क्या है, इन्होंने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट को मिला दिया है। अब ये आगे क्या बोलते हैं कि विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट वापस प्राप्त करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि ये जो विलयन है से ठोस कॉपर है ना, ये क्या है, ठोस कॉपर जो है, इसको वापस प्राप्त करने के लिए किस विधि का, किस प्रोसेस का आप जो है प्रयोग करिएगा, किस प्रोसेस का जो है प्रयोग करिएगा, निस्तारण, वाष्पीकरण, अवसादन, संक्षेपण। देखिए अब यहाँ पे एक और गिलास ले लीजिए खाली, है ना, आपने एक और क्या किया, गिलास ले लिया खाली। आप बताइए कि एक गिलास है, उसमें आधा पानी है, उसमें एक शिक्षक ने क्या किए कि उसमें कॉपर सल्फेट, इन्होंने ठोस कॉपर सल्फेट को मिला दिया और दूसरे हाथ में एक गिलास आप ले लीजिए जो खाली है, उसमें से अगर आप ढालिएगा तो क्या आएगा, पानी सिर्फ आएगा ना, क्योंकि ठोस बोल रहे हैं, क्या है, ठोस कॉपर सल्फेट है, क्या है आपको, ठोस कॉपर सल्फेट है। तो आप बताइए कि यहां से अगर इसको ढालिएगा, यहां से जो है ये पनिया को इसमें ढालिएगा तो क्या होगा, इसमें पानी तो आ जाएगा, है ना, पानी तो इसमें आ जाएगा, लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट है ये क्या होगा, बच जाएगा और इसी को क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे, यानी कि जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको अवसाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अवसाद बोलेंगे, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे उसको, अवसाद बोलेंगे, यानी कि जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, अवसाद हो जाएगा, है ना। एक गिलास पानी है, उसमें कॉपर सल्फेट है, एक खाली है गिलास, इसको अगर आप क्या करिएगा, ऐसे तिरछा करके ढालिएगा ना, तो तिरछा ढालिएगा तो पानी तो आ जाएगा, लेकिन जो ठोस होगा वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, इसमें मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, और आपने इसमें रेत डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें, आपने इसमें जो है रेत डाल दिया ना, रेत डाल दिया। अच्छा अभी बताइए कि जो रेत है, यहाँ पे दूसरा गिलास लीजिए, अगर ये पानी को आप ढालिएगा इसमें तो ऐसे झुका के ही ढालिएगा, है ना, झुका कर ही डालिएगा, पानी तो आ जाएगा, है ना, पानी तो आ जाएगा, लेकिन ये जो रेत है ये क्या है, ये रेत है, ये रेत क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, यही कहलाता है क्या, अवसाद कहलाता है। ये भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, अवसाद कहलाएगा।
चल गया, चलिए क्या होगा, असाध्य कहलाएगा, इससे याद रखिएगा। अब इसका देखिए, तो अब इस विधि का प्रयोग किसका प्रयोग करेंगे, निस्तारण का करेंगे, याद रखिएगा। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है, यानी कि आप लिक्विड चीज को गर्म करिएगा तो क्या होगा, वाष्प बन जाएगा ना। अरे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म करोगे तो क्या होगा, वो वाष्प में क्या होगा, बदल जाएगा ना। तो उसी को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण, है ना, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होना, ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है। और इसमें जो यानी कि जो रेत बच गया है, जो आपको CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट जो बच जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, अवसाद बोलेंगे। चीजें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आप घास से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणों का संयोजन देखेंगे। घास जो है आपको, घास जो है, घास इस टाइप से होती है ना, ऐसे करके होती है, इस टाइप से। तो ये जो है आपको किसका संयोजन देखेंगे, समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़, समानांतर शिरा विन्यास और मूसला जड़ हो गई है ना, जालीदार शिरा विन्यास और रेशेदार जड़, जालीदार शिरा विन्यास और मूसला जड़, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो पत्ता होता है ये क्या है, ये पत्ती है, घासें है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ऐसे ये रेशेदार कहलाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको रेशेदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको रेशेदार बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी कि पत्ती या घास में जो ये क्या है, ये रेशे हैं, क्या है, ये रेशे हैं, यानी कि रेशेदार है। ये जो होते हैं किसमें होते हैं, समानांतर होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, ये ना बराबर बराबर होगा, याद रखिएगा। क्या होंगे, बराबर बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। और घास की अगर बात की जाए तो बांस का जो है पौधा सबसे बड़ा घास होता है, याद रखिएगा। बांस का जो है, बांस का इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए इसको, कि बांस जो होता है, बांस का पौधा जो है, बांस का पौधा सबसे जो है, सबसे बड़ा घास होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, घास होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, याद रखिएगा। क्या होता है, सबसे बड़ा घास होता है, किसका, बांस के पौधा जो होता है सबसे बड़ा घास होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, पानी का संचालन, प्रकाश संश्लेषण, शाखाओं का गठन, फूल और फल लगते हैं। आपको बता दें कि पौधा का जो है, तने का काम तो पानी का संचालन होता है। क्यों, क्योंकि आप देखे होंगे पत्ते में हल्का हल्का सा छेद होता है ना, जाली जाली, वो क्या करता है, पानी का संचालन का काम करता है ना। शाखाओं का गठन भी होता है, शाखाएं बढ़ती भी है तने की, होती कि नहीं, तभी तो छोटा से बड़ा होता है। तो तने क्या होती हैं, बहुत सारे शाखाओं में ऐसे 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 निकलता है ना। अरे ये तना हो गया, मान लीजिए ये ऐसे निकलेगा ना, इस टाइप से सब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना, ऐसे करके निकलेगा ये सब। तो क्या हो गया, ये सब तना हो गए, है ना, तना हो गए। ये आपको क्या होते हैं, ये सब पेड़ का ये क्या हो जाएगा, ये जड़ होंगे ना, रूट होगा, क्या होगा, रूट होगा। और यहाँ पे मान लीजिए ये जो तना है, ये जो पत्ती है, सारे जो है पत्ती आपको क्या, इसमें सब क्या होता है, रेशेदार, ये सब देखिए। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये सब पत्ती हो गया, ये सब पत्ती हो गया, ये तने हो गए। तो बहुत सारे ब्रांचेस निकल गए ना इसके। और ये क्या करेगा, इसी जो पत्ता में छोटा छोटा सा क्या होता है, जाली होता है, छिद्र होता है, क्या होता है,
छिद्र होता है ना, छोटा छोटा देखिएगा पत्ता में, और ये क्या करता है, पानी का संचालन करेगा, यहाँ से पानी आएगा ना, पूरा जड़ तक भी जाता है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब बात यहाँ पे ये चीजें कि प्राथमिक कार्य का नहीं करता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण का काम तना नहीं करता है, कौन करता है, पत्ता करता है ना, कौन करेगा, ये पत्तियां करेगी, है ना, कौन करेगी, ये पत्ती करेगी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है पत्ती का काम होता है, पत्ती का होता है। और आपको पता है कि पेड़ की पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से पत्ती का रंग जो होता है हरा होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये आपको प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। क्लोरोफिल जो होता है ये किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है ना, किसका, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। कौन, हाँ आप लोग करते हैं नहीं ना, ये क्लोरोफिलवा करेगा, है ना। इसीलिए पेड़ के पत्ते का जो कलर क्या होता है, हरा होता है, किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और इसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला बताइए कोई भी, प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला, प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला क्या होता है, CCO6CO2 प्लस आपको 12H2O होता है, ये टूटेगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये फॉर्मूला होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का होता है। ये चीज याद रखिएगा। C6H12O6 जो होता है ये किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। किसका होता है, आपको ग्लूकोज का होता है, याद रखिएगा, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। चीनी का क्या होता है, चीनी का शुगर का, शुगर का आपको याद रखिएगा, C आपको 12H22 और O11 याद रखिएगा, ये चीनी का फॉर्मूला होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं, क्या है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल आवश्यक है। ये तो सही है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, इसका क्या है, सारा भोजन है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है ना, ऑक्सीजन अवशोषित होती है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, क्यों करती हैं पत्तियां प्रकाश संश्लेषण, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना, जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनते हैं, ये भी बात हजम होने वाली नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के टाइम जो है आपको प्रोटीन नहीं बनता है, ये भी चीजें सही नहीं लग रहा है। और ये जो है प्रकाश, ये ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करता है भाई, ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपको, ए और डी, ए और डी, यानी कि इसके ये 1 ये 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 ये 4, तो ये 1 हो जाएगा और एक आपको क्या हो जाएगा, थर्ड, 1 और थर्ड, 1 और थर्ड ये है, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आई थिंक कि आपको आया होगा अभी तक। ये जो है आज का क्वेश्चन था। आगे इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जो कि आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा और आता ही है, कोई भी एग्जाम्स ले लीजिए। आपको पता है ये जो एनसीईआरटी सीरीज है, ये सारे यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए
बहुत बहुत ज़्यादा जो है क्या है इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसको एकदम से सारी क्लासेस को आपको देखनी है, सेशंस को आराम से और चीज़ें को समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए याद रखिए, यानी विटामिन सी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि विटामिन सी को ताप संवेदी के नाम से जानते हैं। क्या? तो ताप संवेदी के नाम से जानते हैं। ताप संवेदी का मतलब होता है कि ऐसे विटामिन्स जो गर्म करने पे नष्ट हो जाते हैं उसको ताप संवेदी कहेंगे। ठीक है, विटामिन सी का नाम होता है, केमिकल नाम की अगर बात करें यानी क्या रासायनिक नाम की अगर बात की जाए तो ये क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है ना। ये जो आपको किसमें पाया जाता है तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आंवला, अमरूद, संतरा, ये सारी चीज़ें में जो है आपको विटामिन सी पाया जाता है। देखिए सब्जी धोने से यह विटामिन कम हो जाता है। अगर ज़्यादा आप सब्जी धोते हैं, और अभी देखिए अभी का जो टाइम है आपको पता है कि ज़्यादा सब्जी धो के ही खाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्या है केमिकल्स लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा सब्जी धोने से कौन सी विटामिन कम हो जाती है, ये भी ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का लक्षण क्या है, सिम्टम क्या होता है, मसूड़ों से जो है खून का आना। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। शराबी व्यक्ति में यह विटामिन कम पाया जाता है। ठीक है, किसमें कम पाया जाता है, शराबी यानी कि जो ड्रिंकर होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं उसमें। इसको आंतरिक की खूबसूरती का विटामिन कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको ग्लो है ना, बहुत सारे देखिए गर्ल्स ज़्यादा ऑरेंज खाती हैं, बोलती हैं कि मेरा ग्लो आएगा ना। तो मैं लड़कों को एडवाइस कर दूं कि आप भी ऑरेंज खाया करिए, क्योंकि इससे क्या है, ऑरेंज में क्या है आपको विटामिन सी मिलता है प्रचुर मात्रा में जो है। तो याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है ग्लो बढ़ाने का चमक आ जाती है, इसीलिए इसको आंतरिक खूबसूरती का विटामिन कहा जाता है ना। इनर आपको ब्यूटी बोला जाता है विटामिन को। किसको, विटामिन सी को। यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, मजबूत करता है। यह विटामिन कैंसर से भी बचाता है, याद रखिएगा। किससे, कैंसर से भी बचाता है। मूत्र के साथ उत्सर्जित विटामिन है, क्या है ये, यानी कि मूत्र के साथ जो है निकल जाता है। सोर्स की अगर बात करें, इसकी स्रोत की, तो खट्टे रसदार फल में ये पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, है ना। नींबू का अगर पीएच वैल्यू की मान अगर बात की जाए 2.4 होता है। सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी, अमरूद, संतरा इत्यादि, ये सारे चीज़ें में क्या होता है तो विटामिन सी पाया जाता है। पालक में विटामिन ए, B6 भी पाया जाता है। चीज़ें याद रखिएगा। रेटिनॉल यानी विटामिन, आपको विटामिन ए की बात करें तो इसका जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, आपको डिफिशियंसी यानी कमी से रतौंधी होता है, अंधापन, याद रखिएगा। क्या, रतौंधी। ठीक है, दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है, सेब में भी आपको, पपीता, ये सारे में क्या है विटामिन ए पाया जाता है। ऐसे पपीता में तो सारे विटामिन, लेकिन प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम ज़्यादा जो है विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी की कमी। देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये कमी से स्कर्वी रोग होता है, एकदम से याद रखिएगा, पूछा हुआ है कि स्कर्वी रोग कौन से विटामिन से होगा, A, B, C, D दे सकता है। ठीक है, उसके बाद से इसका लक्षण क्या है, सिम्टम की बात करें, इसका सिम्टम क्या है, लक्षण मसूड़ों से खून का आना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन डी की अगर बात की जाए, इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, एकदम से याद रखिएगा चीज़ें को।
ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, यह विटामिन क्या करती है, हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए, हड्डियों के लिए, यानी कि हड्डी को मजबूत है। और खास करके किसमें, इन किड्स बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी से याद रखिएगा रिकेट्स होता है। क्या, रिकेट्स होता है, और ये ज्यादा बच्चों में होता है। चीजें याद रखिएगा, किसमें, इन किड्स, इन किड्स बच्चों में। इसको गरीबों का विटामिन कहा जाता है ना। गरीबों का विटामिन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इजी रूप से अवेलेबल है। आप धूप में चल जाइए, विटामिन डी जो है आपको मिल जाएगी, इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको बोला गया है क्या, आपको गरीबों का विटामिन। ठीक है, पुअर विटामिन के नाम से किसको जानते हैं, विटामिन डी को। ठीक है, ये इजी रूप से कहीं भी आपको मिल जाएगा। इसका स्रोत क्या है, सूरज का प्रकाश। क्या है इसका, सूरज का प्रकाश, याद रखिएगा, सनलाइट। क्या है इसका, सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रिकेट्स ज्यादा किस में होता है, बच्चों में होता है। याद रखिएगा, लक्षण यानी सिम्टम की बात की जाए, सिम्टम की, तो इसका क्या है, पैर की हड्डियां मुड़ जाती है ना। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो पैर की हड्डियां क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ऐसे कर्व हो जाएगी, है ना। इसीलिए विटामिन डी भी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विटामिन डी 2 है ना, जिसका क्या है, इर्गो कैल्सीफ्रोल है ना। इसमें क्या पाया जाता है, एर्गोस्ट्रॉल पाया जाता है, एर्गोस्ट्रॉल पाया जाता है। ये किसमें होता है, त्वचा में होता है। किसमें होता है, ये त्वचा में होता है, याद रखिएगा। और यही जो है आपको, यही जो है, ये जो है आपको, ये जो है आपको क्या करता है, सनलाइट, सनलाइट, ये जो है आपको सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बनाता है, विटामिन, विटामिन डी बनाता है। याद रखिएगा, है ना। ये यानी कि एर्गोस्ट्रॉल जो होता है, देखिए विटामिन डी जो है ना डायरेक्ट नहीं बनती है। विटामिन डी कैसे बनती है, तो एर्गोस्ट्रॉल जो होता है ये सनलाइट से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, विटामिन डी बना देता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब विटामिन ई की अगर बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है इसका, टोकोफेरॉल है। इसको खूबसूरती का विटामिन कहा जाता है। तीनों चीज याद रखिएगा। पहला आंतरिक जो है खूबसूरती का विटामिन किसको बोलेंगे, विटामिन सी को, है ना। गरीबों का विटामिन किसको बोलेंगे, विटामिन डी को। और ये क्या है, खूबसूरती का विटामिन क्या है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। ठीक है, और गंजापन देखिएगा, है ना, टकला लोग हो जाते हैं, विटामिन ई की कमी से ही होता है। और दूसरी चीज याद रखिए, बांझपन, है ना। महिलाओं में जो है विटामिन ई की कमी से क्या हो जाती है, महिलाएं बांझ हो जाती हैं। अब पुरुषों में विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो पुरुष क्या हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। तो याद रखिएगा चीजें को कि महिलाओं में विटामिन ई की कमी से बांझपन जो है आता है, जिसको बोलते हैं एस्टेरिलिटी बोलते हैं ना। और नपुंसक किसमें, यानी कि पुरुष में अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो इम्पोर्टेंट बोला जाता है। याद रखिएगा ये चीजें को। इसको प्रजनन का विटामिन भी कहा जाता है। अगर स्रोत की बात की जाए, इसका स्रोत क्या है, गेहूं है, तेल है, अंकुरित अनाज है, सूखे फल है यानी कि ड्राई फ्रूट्स है, दूध है इत्यादि में क्या है, सारे में विटामिन ई ही पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का क्या है, रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, यानी कि केमिकल नेम क्या है, ये केमिकल नेम, केमिकल नेम है। इसका स्रोत क्या है, हरे पत्तेदार सब्जी। क्या है इसका स्रोत, इसका सोर्स क्या है, हरे पत्तेदार
सब्जी। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है ना। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। क्या, ब्लड क्लॉटिंग जो है आपको क्या याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग। ये याद रखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ये कौन से प्रोसेस में आता है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं ठोसीकरण, है ना। जब मैं पढ़ाऊंगी आपको पदार्थों का अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं जब मैं पढ़ाऊंगी आपको, तब उसमें चीजें बताऊंगी, ठीक है। चलिए, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, और इसको यानी कि ब्लड का जो है जम जाना इस कौन से प्रोसेस में आएगा, तो ठोसीकरण में आएगा। ये चीजें याद रखनी है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रखिएगा, है ना। इसका लक्षण क्या है, इसका सिम्टम क्या है, इसका सिम्टम आपको अत्यधिक कमजोरी का महसूस होना। इसमें जो है आपको एक्सिस जो है वीकनेस होगा, क्या होगा, एक्सिस जो है वीकनेस, याद रखिएगा, क्या, एक्सिस वीकनेस, यानी कि अत्यधिक कमजोरी महसूस होना। विटामिन B2 की अगर बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, और इसमें जो आपको चेरोलिस पाया जाता है। विटामिन B2 के कारण ही जीभ, एड़ी का लाल होना या फटना, जीभ जो अभी ठंडी के दिनों में फट जाती है, तो किसके कारण, विटामिन B2 की कमी से ही होता है ना। यानी कि एड़ी जो होती है ना लाल हो जाती है, जीभ भी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है और फट जाता है। एड़ी का भी फटना या एड़ी का लाल होना, ये सारे किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। बहुत को देखिएगा कि अंदर में भी क्या होता है, ये पूरा फट जाता है ना, तो ये भी विटामिन B2 की कमी से। यानी सारे विटामिन आपको लेने की जरूरत है, तब आप एक स्वस्थ रहिएगा, है ना। चलिए, आई होप जो है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।